हम दोबारा से आ गए हैं अपना वीडियो लेक्चर लेके। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। या तो दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक इंडिविजुअल बनाएगा, फॉर्म करेगा, या फिर दो डिफरेंट अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स फॉर्म करेंगे, राइट। देखिए, दीज गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होके, यानी कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ठीक है। और फिर वो जाइगोट फर्दर क्या करेगा, अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, इंडिविजुअल में कन्वर्ट करेगा, एक अलग दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज़ वेरी इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है वो क्या बनाती है, ऑफस्प्रिंग बनाती है। ये देखिए, सपोज दिस इज मेल गैमीट एंड दिस इज फीमेल गैमीट। इन दोनों की फ्यूजन हुई और एक बन गया ये, दिस इज जाइगोट। ये जाइगोट बड़ा होके क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्फ। यानी कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बने हैं वो आइडेंटिकल होंगे आपस में भी और अपने पेरेंट्स के भी। उनको हमने क्लोन नेम दे दिया था। एंड क्लोन क्या होता है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ना तो आपस में आइडेंटिकल होंगे और ना ही अपने पेरेंट्स के, ठीक है। Study of diverse organisms, plants, animals, fungi show that they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, but when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. देखिए, बेशक जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से, यानी कि अपनी एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस से या इंटरनल फिजियोलॉजी से डिफरेंट हो, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उनके अंदर जो स्टेप्स होते हैं या जो पैटर्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सरप्राइजिंगली, ठीक है। देखिए आगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करते हुए एक ऐसी सर्टेन स्टेज पे पहुंचना होता है, मैच्योरिटी अटेन करनी होती है अपनी लाइफ में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले, ठीक है। अगर कोई मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है ना, या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी करना चाहता है तो उससे पहले उसको ग्रोथ करनी होगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करने होंगे, मैच्योरिटी लेवल अटेन करना होगा, राइट। सो दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। That period of growth is called the juvenile phase. देखो, juvenile phase क्या होता है, juvenile phase क्या होता है, reproductive phase से पहले वाला phase, reproductive phase से पहले वाला phase जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ अटेन करेगा, मैच्योरिटी अटेन करेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अपने अच्छे से डेवलप करेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इसको हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोल सकते हैं एक तरह से, और प्लांट्स के केस में इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। ओके, अब देखिए आगे, दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये जो फेज़ है ये वेरिएबल ड्यूरेशन का होगा, अलग अलग ड्यूरेशन का। जैसे जुवेनाइल फेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन को होता है, वैसे रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग किसका होता है, ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। अब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज जब एंड होगा, ख़त्म होगा, तो वो क्या स्टार्ट करेगा, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज ख़त्म होगा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। हायर प्लांट्स में हम इसको बहुत ईजिली देख सकते हैं, कैसे, जब फ्लावर आ जाता है ना फ्लावर के ऊपर, दैट मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है और जुवेनाइल फेज ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी,
अब देखिए क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक बार पढ़ते हैं क्या पूछा हुआ है इसमें. ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया. डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर? What do you think? The availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal. Are there some plants that flower throughout the year and some other that show seasonal flowering? देखिए क्या पूछा हुआ है, इस पर कुछ क्वेश्चंस अराइज किए हुए हैं कि क्या आपके एरिया में भी कुछ ट्रीज़ हैं, आपने ऑब्जर्व किया है कि वो हर साल सेम मंथ में फ्लावर करते हैं, या फिर उनके जो फ्रूट्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो सीजनल होती है, यानी कि मैंगो कब आएगा, एप्पल कब आएगा, ये सीजनली आते हैं, राइट. सो आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर? क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं, ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें जो फ्लावर हैं वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, है ना. अब देखते हैं, इसका आंसर भी हम देते हैं. ओके, प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप. एनुअल और बाइनियल टाइप के प्लांट्स जो हैं शोज क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज. देखिए तो जो प्लांट्स होते हैं, क्या जो प्लांट्स होते हैं एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल टाइप, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? एनुअल और बाइनियल टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज देखने को मिलता है. वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज का क्या मतलब है? क्या मतलब है इनका? देखो मैं बताती हूँ. वेजिटेटिव फेज का मतलब, वेजिटेटिव फेज से आप क्या समझते हैं? यानी कि जुवेनाइल फेज. क्या? जुवेनाइल फेज. ठीक है, ओके जी. अब रिप्रोडक्टिव का मतलब जब मेच्योरिटी अटेन कर ली. सेनेसेंट फेज मतलब डेथ. सेनेसेंट फेज का मतलब क्या होता है? डेथ. ओके, अब हम देखते हैं आगे. बट पेरिनियल स्पीशीज़, जो पेरिनियल स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर बहुत डिफ़िकल्टी होती है डिफ़ाइन करने में कि कौन सा फेज़ फ़िलहाल चल रहा है. ठीक है, कुछ प्लांट्स के पास देखिए, फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना. यानी कि कुछ के देखो, कुछ फ्लावर सीजनल होते हैं, अपने सीज़न में ही आएंगे जब उनका सीज़न चलेगा. कुछ पूरा साल ही होंगे, एनुअल होंगे. बट कुछ बहुत डिफरेंट टाइप का फिनोमेना होता है फ्लावरिंग का. जैसे बैम्बू की बात करें, बैम्बू एक बैम्बू स्पीशी, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर. ठीक है, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर करेगा. ओनली वन टाइम फ्लावर करेगा 100 to 500 ईयर्स में. किस में? 100 to 500 ईयर्स में. ठीक है, अच्छा जी. और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा. एंड अल्टीमेटली फ्रूट प्रोड्यूस करने के बाद वो डाई हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी उसकी, मर जाएगा. ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल आता है हमारे पास स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना का, जिसको हम नीलकुरिंजी भी बोलते हैं. स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसको हम नीलकुरिंजी भी बोलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हर 12 साल में एक बार फ्लावर करेगा, है ना. उसके ऊपर फ्लावरिंग जो होंगे हर 12 साल में एक बार. पिछली बार वो फ्लावर कब किया था? जो NCERT डेटा दे रही है कि ड्यूरिंग 2006 में उसने सितंबर अक्टूबर के दौरान 2006 में क्या किया था? फ्लावर किया था, है ना. अब उसके 12 साल बाद यानी कि 2018 में भी 2018 में भी उसने फ्लावर किया था. 2018 में भी उसने फ्लावर किया था. हर 12 साल बाद करता है ना. और आगे कब करेगा? 2030 में करेगा. समझ रहे हो? हर 12 साल बाद करता है वो. ठीक है, उसके बाद देखो क्या है. Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attract large number of tourists. इतना ज़्यादा फ्लावर करता है जो हमारा स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना है. इसका नाम नीलकुरिंजी क्यों है? क्योंकि इतना मैसिव फ्लावरिंग करता है जिससे केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के जो एरियाज़ होते हैं, है ना, जो हिली ट्रैक के एरियाज़ होते हैं, वो उससे ढक जाते हैं, ब्लू फ्लावर से ढक जाते हैं. और वो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लगता है. इस वजह से इसका नाम हमने रख दिया नीलकुरिंजी. ओके, समझ रहे हो?
आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व. जितना भी आपका डाउट होगा मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी. ओके. इन एनिमल्स the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जुवेनाइल फेज एक तरह का प्रिपेरेटरी फेज होता है. किसके लिए? रिप्रोडक्टिव फेज के लिए. क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस या जितने भी बिहेवियर में चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस होने होते हैं वो हो जाते हैं. ठीक है. ओके. अब देखते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है डिफरेंट एनिमल्स में. अब देखो बर्ड्स की बात करते हैं. वो अंडे कब देती है? जो हमारी बर्ड होती है वो अंडे कब देती है? सीजनली देती है. आपको शायद ना पता हो बट जो बर्ड्स होती हैं वो सीजनली अपने एग ले करती है ना, थ्रू आउट द ईयर नहीं करती. लेकिन पोल्ट्री फार्म्स की बात अलग. पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होती हैं उनकी बात अलग है. उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो अपने अंडे पूरा साल दे, लेकिन उसका लेना देना रिप्रोडक्शन से बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. उसको तो हम अपने एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना. वो खाने वाले अंडे होते हैं ना जो वो देती हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं उसके अंदर से न्यू बर्ड्स अराइव होती हैं. राइट. ऐसे ही देखो कुछ साइक्लिकल चेंजेस. अब साइक्लिकल चेंजेस की बात करते हैं. देखिए होता क्या है, जो हमारे क्या नाम है, जो हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं. देखिए इसमें लिखा भी हुआ है. Females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries, accessory ducts, as well as hormones during the reproductive phase. Reproductive phase के दौरान ओवरीज में, एसेसरी डक्ट्स में, है ना, और हार्मोन्स में भी कुछ फ्लक्चुएशंस आती है. साइक्लिकल चेंजेस होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स में, फीमेल्स में बेसिकली. ठीक है. तो उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इन नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है? नॉन प्राइमेट जैसे काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इन सब में साइक्लिकल चेंजेस तो होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, लेकिन उस साइकिल को हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल. क्या बोलते हैं? एस्ट्रस साइकिल. ओके. अच्छा जी, सॉरी, ये देखिए. लेकिन जो हमारे प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इनके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, एस्ट्रस साइकिल के बारे में, दोनों आप पढ़ोगे ज़रूर, लेकिन किस में? नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे. ओके. तब तक के लिए वेट कीजिए. ओके. आपको मैंने जनरल सा ओवरव्यू दे ही दिया है एस्ट्रल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में. बाकी उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, डिटेल जो भी होता है ना, कैसे साइकिल चलती है, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे. देखिए, मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन द नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिट साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन. जो एस्ट्रल साइकिल होती है ना, एस्ट्रल साइकिल्स होती है वो फेवरेबल सीजन्स में ही आती है. रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान जो फेवरेबल सीजन होती है ना, उसी के पास आती है, उसी दौरान आती है ये. ओके. एक मिनट. ओके. फेज एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. इसी वजह से जो एस्ट्रल साइकिल परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स. लेकिन बहुत से मैमल्स ऐसे हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, जब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, है ना, जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज स्टार्ट होती है बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स में, दैट इज़ अबाउट 11 ईयर्स से लेकर कब तक रहती है? 35 ईयर्स के आसपास तो हमारी रहती है. ठीक है. तो ये हमारे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पीरियड है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पीरियड है. तो इस फेज़ के दौरान हम क्या करेंगे? कंटिन्यूसली ये हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलती रहती है. इसी वजह से हमें क्या बोला जाता है? हमें बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स. क्या बोला जाता है? हमें बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. That we all grow old is something that we recognize. The end of reproductive phase can be considered. The end of reproductive phase can be considered.
देखिए, अब जब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म होता है तब क्या होता है, हमारा सेनेसेंट एज या ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। और उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस आते हैं, द कंकॉमिनेंट चेंजेस इन द बॉडी अकर्स लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ स्पैन एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट? इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। देखिए हमारी कैसे चलती है जो साइकिल है, लाइफ की साइकिल मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इंसान क्या करेगा, बर्थ लेगा, जन्म लेगा इस धरती पर, है ना। बर्थ के बाद क्या होगा, वो ग्रो करेगा। अब ग्रो में आप दोनों फेज़ ले सकते हो, पहले जुवेनाइल फेज़ आएगा, फिर उसके बाद प्रिपरेशन होने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा, और जब रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड होता है तब आता है हमारा सेनेसेंट, NESCESCENT, सेनेसेंट फेज़, जो अल्टीमेटली क्या लीड करता है, डेथ। अल्टीमेटली लीड टू व्हाट? अल्टीमेटली लीड टू डेथ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। इन 3 फेज़ों में, जैसे बर्थ में ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, फिर डेथ या सेनेसेंट फेज आते हैं। तो प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, इन दोनों ही केसेस में हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इंटरैक्शन होती है हार्मोन के बीच में और सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में, इसी वजह से जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है हमारा। ठीक है, अब इवेंट्स देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं NCERT में। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very difficult. देखिए, जब हम maturity को attain कर लेते हैं, है ना, जितने भी sexually reproducing organism हैं उनके अंदर कुछ similarities हैं। हालांकि उनके स्ट्रक्चर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल उनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है उसमें कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। रेगुलर सीक्वेंस का क्या मतलब है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब तक नहीं हो सकती, जब तक गैमीट्स की फॉर्मेशन ही ना हो, तो सब में गैमीट फॉर्मेशन होगा ही होगा। जब तक गैमीट्स फीमेल गैमीट के पास ना या इंसेमिनेशन ना हो जाए तब तक वो फ्यूज़ नहीं कर सकता, है ना। ये भी सबके अंदर होगा, बेशक इनका जाने का या फीमेल के पास पहुंचने का तरीका अलग अलग हो, बट फ्यूजन होनी ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। फ्यूजन होगी उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनना बहुत ज़रूरी है ना, उस जाइगोट के बिना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता। तो ये फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस है उसमें आती ही आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टराइज्ड, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, है ना। फॉर कन्वीनियंस these sequential events may be grouped into 3 distinct stages। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने आपको इवेंट्स बताए थे ये 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में बताए गए हैं। सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, सारी तैयारी होती है, गैमीट की फॉर्मेशन हो जाती है, गैमीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, फिर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, फिर ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया, सारा कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। से देखिए गाइस, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले वाला इवेंट, उसमें क्या होता है, दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के फ्यूजन होने से पहले जितने भी हमें काम करने होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, किस में आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं। ओके,
The two main pre-fertilization events are gametogenesis. What is gametogenesis? Formation of gametes and gamete transfer, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गेमीट का ट्रांसफ़र होना. So सबसे पहले हम बात करते हैं gametogenesis की. As you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of two types of gametes. है ना. Gametogenesis, genesis means, what is the meaning of genesis? Genesis means formation, gamete means gamete की formation. है ना. नाम से आप याद रख सकते हो, रटने की नीड नहीं है. है ना. बायो ठीक है, बोलते हैं कि रटने की नीड होती है, बट हर जगह नहीं. कुछ चीज़ें अगर आप समझ के करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगी परमानेंटली. है ना. रटी हुई चीज़ें तो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, बट आप उसको जो आपने याद कर लिया, जो आपने समझ ली है चीज़, अगर आप उसको बार बार ना भी पढ़ो तो भी हो जाता है, वो याद रहती है. ओके. सो जेनेसिस का मतलब देखो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. एंड किसका फॉर्मेशन करना है हमें यहाँ पे? गैमीट का फॉर्मेशन लिखा ही हुआ है, गैमीटोजेनेसिस. गैमीट का, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट की फॉर्मेशन. ठीक है. ओके. अब देखिए, मेल और फीमेल गैमीट. मेल में क्या होता है? स्पर्म. मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ. फीमेल में होता है ओवा. ठीक है जी. ओके. अब ये हमें डायग्राम दिए हुए हैं, हम वो देख लेते हैं. ये देखिए, ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये वाला कीड़े जैसा सा दिख रहा है थोड़ा सा, है ना. ये क्या है? हमारे आइसोगेमीट्स हैं. आइसो मीन्स सेम, गेमीट मीन्स गेमीट ही होता है, यानी कि सेम बिल्कुल. मेल और फीमेल गेमीट बिल्कुल डिट्टो सेम है. ये एल्गी के गेमीट्स हैं जिसका नेम है क्लेडोफोरा. क्या नेम है? क्लेडोफोरा. फिर ये आते हैं हेट्रोगेमीट्स. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, है ना. दोनों के दोनों डिफरेंट है. मेल गेमीट बहुत छोटा है, फीमेल गेमीट बहुत बड़ा है ना. तो अब देखिए, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फ्यूकस का. किसका एग्जाम्पल है? फ्यूकस. इनको डायग्राम्स को आप कभी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज कंपटीशन एग्जाम्स में भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत आते हैं. आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा किसके गैमीट्स हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है. ठीक है. तो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है. एज़ यू ऑल नो कि हमारी एनसीईआरटी तो बाइबल होती है, स्पेशली बायो की एनसीईआरटी तो बाइबल ही होती है हमारे लिए, है ना. तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता. उसकी समरी भी नहीं छोड़नी होती. समरी भी, क्योंकि जो कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन बाहर से आ गया, वो समरी में से आता है. कुछ चीज़ें क्या होती है अंदर टेक्स्ट में, एनसीईआरटी के एक्चुअल टेक्स्ट में नहीं दिया होता, बट समरी में आपको दे दिया जाता है वो वर्ड. ओके. सो हमने वापस से काम पे आते हैं. देखिए, तीसरा सी पार्ट, ये किसका है? होमोसेपियंस, हम ह्यूमन बींग्स का. दिस इज ओवा एंड दिस इज स्पर्म. ओवा, स्पर्म. ठीक है. ये भी हेट्रोगेमीट्स हैं. सेम दिख रहे हैं ये? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है. ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, है ना. शक्लें बिल्कुल सेम है. ओके. अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. इन सम algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete. कुछ एल्गी में दो गैमेट इतने सिमिलर होते हैं, जो हमने पिछला किया किसका? क्लेडोफोरा का, है ना. उसके जो जूस वो थे, क्या नाम है, गेमीट्स थे, आइसोगेमीट्स, वो बिल्कुल सेम थे, है ना. होमोगेमीट्स भी हम बोलते हैं. मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो गेमीट्स होते हैं वो दो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं. मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप मतलब हेट्रोगेमीट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं वो. इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गेमीट इज कॉल्ड द एंथ्रोजोइड. ऐसे में जो मेल गेमीट होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रोजोइड, एंड या फिर स्पर्म. एंथ्रोजोइड या स्पर्म. और एग में हम बोलते हैं ओवम. फीमेल ऑर्गेनिट को हम बोलते हैं एग या फिर ओवम. ठीक है. समझ में आ रही है मेरी बात? आई विश कि समझ में आए. ओके. नेक्स्ट, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. क्या बोलता है भाई ये सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म?
Sexual reproduction in organism generally involve fusion of gametes. Sexual reproduction in organism generally involves fusion of gametes from two different individual. Fusion कैसे होगी? अगर मेल की बात करें वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल की बात करें वो एग प्रोड्यूस करती है. ठीक है, मेल अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी में भेजेगा तब जाके फ्यूजन होगी, है ना. तो यही बोला हुआ है कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल है, ये इनकी गेमीट्स की फ्यूजन होगी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली. ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है. प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन सेम प्लांट. कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किस में होते हैं, एक ही प्लांट में होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं बायसेक्सुअल प्लांट. क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल प्लांट. ठीक है, और ऑन डिफरेंट प्लांट. और कुछ प्लांट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट. इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथेलिक एंड मोनोशियस आर यूज्ड टू डिनोट द बायसेक्सुअल कंडीशन. होमोथेलिक और मोनोशियस कंडीशन हम बायसेक्सुअल कंडीशन को ही बोलते हैं, जबकि हेट्रोथेलिक और डायोशियस कंडीशन हम किसको बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को बोलते हैं. ओके, ये दिया हुआ है आपको. आई नो कि भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट एक बार ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा. एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है. हमें चीज़ें लर्न होनी चाहिए, समझनी है चीज़ें, हम समझने आए हैं यहाँ पर, राइट. सो देखो, जो हमारी बायसेक्सुअल कंडीशन है, मैं ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ, उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं. उसको हम बोलते हैं मोनोशियस. मोनोशियस. ठीक है. दूसरी बात, हम क्या बोल सकते हैं उनको, होमोथेलिक. होमोथेलिक किसको, बायसेक्सुअल को. एक और होता है वर्ड जिसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट, ये भी हम बायसेक्सुअल कंडीशन को ही बोलते हैं. तो ये तीन नेम है बायसेक्सुअल के, मोनोशियस, होमोथेलिक, हर्माफ्रोडाइट. मोनोशियस, होमोथेलिक एंड हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, चलो जी, अब हम बात करते हैं आगे डायशियस की बात कर यूनिसेक्सुअल कंडीशन की बात करते हैं. कौन सी कंडीशन थी भाई, यूनिसेक्सुअल. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायशियस बोलते हैं, हेट्रोथेलिक बोलते हैं. दो वर्ड्स हैं. सबसे पहले होती है DIOCIOUS, डायशियस. राइटिंग पे मत जाना यार, समझ रहे हो ना. हेट्रोथेलिक. हेट्रोथेलिक. ठीक है जी, समझ में आया है, निर्देश भी समझ में आया हो. अब उसके बाद देखो, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें होता क्या है. यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमिनेट, जिसके पास स्टेमन्स होते हैं. ये याद रखना टर्म्स. यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियर स्टेमन्स, जबकि फीमेल पिस्टिलेट, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, पिस्टल्स. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं अब, बायसेक्सुअल की तो होगी. सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन दी सेम इंडिविजुअल, मोनोशियस कंडीशन जो हम बोल रहे थे, और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स, डायोशियस कंडीशन. एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस के एग्जाम्पल्स देखिए अब ध्यान से. ककरबिट्स, कोकोनट्स, ये दो एग्जाम्पल ज़रूर आते हैं, पूछे जाते हैं, ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको याद ज़रूर रखिएगा. मोनोशियस प्लांट्स के जो एग्जाम्पल है ककरबिट्स एंड कोकोनट, जबकि डायशियस प्लांट्स के जो एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम. ठीक है, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स की बात करें तो उसमें क्या है, देखिए, आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल. क्या जितने भी इंडिविजुअल हैं हर एक स्पीशीज़ में, उनमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं. और आर द स्पीशीज पोजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. क्या कोई स्पीशी ऐसी भी है जो दोनों ऑर्गन को कंटेन मतलब दोनों ऑर्गन हो उनके पास. सोचो. बाकी NCERT तो है ही आंसर देने के लिए.
You probably can make a list of several unisexual animals. Earthworm, sponges, tapeworm, leech are the typical example of bisexual. Bisexual का क्या मतलब है? बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल दोबारा से देख लो आप. अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच, ये सारे के सारे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. इसी वजह से हम इनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था. सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन. गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जो सेल डिवीजन होती है. Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female gamete. Gametes are haploid through the parent body, plant body from which they arise, may be either haploid or diploid. ठीक है, haploid भी हो सकते हैं, diploid भी हो सकते हैं. Haploid parent produces gametes by mitotic division. ये important है. अब क्या हर बार जाइगोट में मियोसिस होगी? नो. जो हमारा जाइगोट बना है, क्या हर बार उसमें मियोसिस होगी? नो. अगर हेप्लॉइड पेरेंट है, अगर हेप्लॉइड पेरेंट है, यानी कि दिस इज हेप्लॉइड पेरेंट, तो वो आगे गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, वो भी हेप्लॉइड. अब n/2 तो हो नहीं सकता. n/2 कभी देखा है तुमने? नहीं होता. तो वो क्या करेगा? माइटोसिस. क्या करेगा? माइटोसिस. लेकिन अगर वहीं पे कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो, तो वो क्या करेगा? ऐसे 2n डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो और उसे n में जाना, n तक पहुंचना है, हाफ होना है ना, तो वो क्या करेगा? मियोसिस करेगा. तो अगर हमें कहा जाए कि क्या हर बार जाइगोट जो है वो मियोसिस करता है? नो. ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है. अगर हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोसिस करेगा, अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो मियोसिस करेगा. ओके, देखो आगे. डज दैट मीन मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हेप्लॉइड? नो. देखो, अब आगे देखो. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and most of the animals including human beings, parental body is diploid. पता है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं लाइक मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सारे के सारे हेप्लॉइड बॉडी के होते हैं. लेकिन जो हायर होते हैं, हायर प्लांट्स या हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स या ह्यूमन बींग्स की बात भी करें तो उनके पास कैसी होती है? पेरेंटल बॉडी, डिप्लॉइड. So it is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if diploid body has to produce a. अगर डिप्लॉयड बॉडी को हेप्लॉइड गेमेट बनाने हैं तो मियोसिस तो होगी ही होगी. समझ रहे हो? ये तो होगी ही होगी, तो मैंने समझा भी दिया आपको, समझ रहे होंगे अब तो आप. तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे थे? क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट. मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? डिप्लॉयड, 2n. एंड गेमीट्स के अंदर कितना होता है? हेप्लॉयड. तब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हमें बात करनी है कि उनके अंदर कितने होते हैं, बिकॉज NCERT में भी काफ़ी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं. तो चलिए चलते हैं. ह्यूमन बींग्स मियोसाइट्स के अंदर 46 और क्रोमोसोम, यानी कि जब हाफ हो जाते हैं मियोसाइट का मतलब उनका जो उनके सेल्स होते हैं, है ना, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 22n होते हैं. क्या होते हैं? 2n. और जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो कितने रह जाते हैं? n, है ना, हाफ रह जाते हैं. तो यानी कि टोटल 46 होते हैं क्रोमोसोम मियोसाइट के अंदर ह्यूमन बींग्स में, एंड हाफ होने के बाद वो 23 हो जाते हैं. ऐसे ही हाउस फ्लाई में क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. रैट में 21 क्रोमोसोम नंबर है. इट मीन्स मियोसाइट में कितने रहे होंगे? 42. डॉग्स के अंदर 78 मियोसाइट्स हैं, तो क्रोमोसोम कितने रहे होंगे? 36. नो, 39 रहे होंगे, सॉरी. ठीक है, तो आप आगे के अपने आप खुद फिल कर सकते हैं. ये आपके लिए सब, चलो आपके लिए ये होमवर्क है आगे से आपको, क्योंकि हाफ करना है, डबल करना है. ठीक है, तो आप ये आगे के लिए होमवर्क है. और हाँ, इनमें से जो इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं, बट एक बार इनके हाउस फ्लाई, रैट, डॉग, कैट नहीं, देखो ह्यूमंस का हाउस फ्लाई, रैट, डॉग,
फ्रूट फ्लाई और सबसे ज़्यादा ओफियोग्लोसम में होते हैं। बटरफ्लाई का याद कर लेना, ठीक है, मेनली आप इनका लर्न कर लेना, बाकी फिर देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो चलिए अब हम अपना टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हम बोलते हैं मियोसाइट, और मियोसाइट क्या होता है, गैमीट मदर सेल जो क्या करते हैं, मियोसिस करता है। सो एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट, ठीक है। इस टेबल में यही चीज़ बोली हुई है कि भाई मियोसाइट जो हमारा गैमीट मदर सेल है जो मियोसिस करेगा और अपने आप को हैप्लॉइड बना लेगा, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर की। गैमीट का ट्रांसफ़र होना, आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के लिए उनको जो गैमीट्स उनको पास लाना पड़ेगा। सो इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है, वो मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। अब देखो एक्सेप्शंस तो हमारी बायोलॉजी में होते ही हैं, तो अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शंस आर फ्यू फंजाई एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल। कुछ एल्गी और फंजाई ऐसी होती हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही मोटाइल हो जाते हैं, हालांकि ये एक्सेप्शन है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। सो देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट मूव, ठीक है। तो अब देखो, तो हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिससे मेल गैमीट मूव करके फीमेल के पास आ सके। इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कुछ सिंपल प्लांट्स में जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, उसमें क्या है, गैमीट ट्रांसफ़र के लिए वाटर है, एज अ मीडियम वाटर यूज़ करते हैं हम। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट। सो टू कंपनसेट दिस लॉस मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट प्रोड्यूस। देखिए, फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में जो मेल गैमीट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि कोई ना कोई मेल गैमीट जो है जाके फर्टिलाइज कर जाए या फ्यूज़ कर जाए फीमेल गैमीट के साथ, क्योंकि ऐसे वाटर करंट्स के थ्रू जैसे जाना बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है इनके मिलने की या फ्यूज़ होने की, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस कर देते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल गैमीट। अब देखिए, इन सीडेड प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर कैरिड ऑफ मेल गैमीट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। ओव्यूल के अंदर एग होते हैं ऐसे, और ऊपर पोलन ग्रेन्स के थ्रू क्या, पोलन ग्रेन्स आर कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट। पोलन ग्रेन्स आते हैं जिनके अंदर मेल गैमीट होते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंथर, देयरफॉर दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले एंथर्स के अंदर, देखो पोलन ग्रेन एंथर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो उनको ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है, दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड, स्टिग्मा पे आना होगा, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। बाइसेक्सुअल प्लांट्स की बात करें, इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स एग्जाम्पल पीस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर्स। बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर, बाइसेक्सुअल प्लांट्स यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, जैसे पी हो गया, एग्जाम्पल इज पी, तो उनके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र बहुत ईजी रह जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा पास होते हैं, क्लोज होते हैं बहुत दोनों एक दूसरे के, ठीक है, तो इसलिए इनको ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी हो जाता है। पोलन ग्रेन्स आर सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, जल्दी ही स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन होनी पड़ती है, पॉलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन्स germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जाते हैं
ठीक है, जर्मिनेट स्टिग्मा पे जाते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर से फिर पोलन ग्रेन जब पोलन ट्यूब बना लेते हैं उनके अंदर से मेल गेमीट जो है फिर ओव्यूल तक पहुँचते हैं और फाइनली एग तक पहुँच जाते हैं। डायोशियस एनिमल्स में, अब इन डायोशियस एनिमल्स देखिए where I was. Animals, since male and female gamete are formed in different individual, the organism must evolve a special mechanism of gamete transfer. Successful transfer and coming together of gamete is essential for the most critical event, sexual reproduction and fertilization. तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, which is the most critical event? Which is the most critical event in sexual reproduction? That is fertilization. अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, विच इज़ मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, गैमीट्स की फ्यूजन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम जब फर्टिलाइजेशन में वाइटल इवेंट है, ठीक है, जब इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं? सिंगैमी। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है, सिंगैमी के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? एक जाइगोट बन जाता है। एंड जाइगोट इज व्हाट? जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशंस। वाइटल लिंक होता है, ठीक है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड दो इंटरचेंजेबली। सो व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर? अगर सिंगैमी नहीं होता क्या होगा? It has to be mentioned here that in some organism like rotifers, honey bees, even some lizard, ठीक है, या bird जैसे टर्की जैसे bird में फीमेल गैमीट undergo development to form new organism। जो फीमेल गैमीट है वो अपने आप में ही डेवलप हो जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, अपने आप में ही उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन जब किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। सिंगैमी की बात करें, सो व्हाट डज सिंगैमी अकर? Where does syngamy occurs? In most of the aquatic organisms, such as majority of algae, fishes, as well as amphibians, syngamy occurs in external medium, that is outside the body of organism। देखिए, ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे एल्गी हो गया, फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, सिंगैमी कहाँ पर होती है? एक्सटर्नल मीडियम में होती है। कहाँ होती है? एक्सटर्नल मीडियम, यानी कि वाटर के अंदर होती है, आउटसाइड दी बॉडी होती है। तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। Organism exhibiting external fertilization shows greater synchrony between the sexes and release of large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy। because water में डायरेक्ट कोई मेथड तो होता नहीं जाने का, है ना, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं सो दैट जैसे तैसे करके पॉसिबिलिटी हो जाए मैक्सिमम फ्यूजन होने की, फर्टिलाइजेशन होने की, ठीक है। सो दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस, फ्रॉग्स, वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। Major disadvantage is that offspring are extremely vulnerable to the predators, threatening their survival up to the adulthood। So देखिए, अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट लाइन रह गई थी कि a major disadvantage is that offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to the adulthood। देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं होता और उनके पेरेंट्स भी हर टाइम उनके पास नहीं रह सकते ऑब्वियसली। तो इस वजह से जो प्रेडेटर्स हैं वो उनको खा जाते हैं, है ना, तो उनको सर्वाइवल में काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब बचपन से बड़ा होना उनके लिए इतना आसान नहीं होता, प्रेडेटर से बचना पड़ता है। सो ये बहुत भारी डिसएडवांटेज है दैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द एडल्टहुड। देखिए, अब हम बात करते हैं इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट लाइक ब्रायोस, टेरिडोस, जिम्नोस एंड एंजियोम्स, सिंगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो सिंगैमी है, फ्यूजन है, वो कहाँ पर होती है? इनसाइड द बॉडी, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा एंड वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमीट, मेल गैमीट आएगा और उससे फ्यूज कर जाएगा। इन ऑर्गेनिजम्स
एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल गेमीट इज मोटाइल, मेल गेमीट कैसा होगा, मोटाइल होगा, एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। इन इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, देर इज अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। एग्स तो कम होते हैं बट स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। इन सीडेड प्लांट हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गेमीट आर कैरी टू द फीमेल गेमीट बाय पोलन ट्यूब। है हमें पता है कि पोलन ट्यूब ऐसे जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब, और इसमें से जो मेल गेमीट होते हैं वो लेके जाती है यहाँ से। ठीक है, ओके, हमें सबके बारे में पता चल गया। व्हाट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो एग है वो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो मेल जो गेमीट है वो बॉडी के अंदर जाकर एग के साथ फ्यूज़ करेगा, ठीक है, ताकि जाइगोट बन सके या न्यू ऑर्गेनिज्म बन सके। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वाटर एज अ मीडियम हम चूज़ करते हैं। ठीक है, और जो फीमेल और मेल दोनों के दोनों गैमेट आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन भी आउटसाइड होगी। ठीक है, दैट्स वाई इसका नाम हमने दिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड कुछ सीडेड प्लांट्स होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स की बात कर लें तो उसमें क्या होता है, सीडेड प्लांट्स में जो सीड है ना, वो पोलन ग्रेन के थ्रू आएगा, मेल गेमीट जो पोलन ग्रेन के थ्रू आएगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। ठीक है, स्टिग्मा से लैंड होकर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा, उसके थ्रू मेल गेमीट जो है वो ओव्यूल के अंदर एग के पास जाएंगे, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगी। ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर लिया है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने किया है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद गैमीट ट्रांसफ़र हुआ, गैमीट ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, सो ये क्या होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट, आप इससे समझ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट। देखिए अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पूरी चैप्टर की समरी हम क्विक में करेंगे। एंड इवन आपको पता ही है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी माइंड मैप्स प्रोवाइड करवा लेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने पूरे एनसीईआरटी चैप्टर को टिप्स पर कर सकते हैं। सो देखिए अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को पढ़ते हैं। इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद बनता है या बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले जाइगोट की बात देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम आउटसाइड द बॉडी, whereas those exhibiting the internal fertilization zygote is formed inside the body of an organism। है ना, जाइगोट क्या है, एक वाइटल लिंक है, ठीक है, एंड यूनिवर्सल है कि भाई जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ये याद रख लीजिए, एंड गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। ओके, गेमीट्स क्या होंगे, ऑलवेज हैप्लॉयड होंगे। एंड जाइगोट क्या होगा, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, ओके, चलो जाइगोट बन गया, पता चल गया हमें। ओके, उसके बाद देखिए फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द एनवायरनमेंट इट इज़ एक्सपोज्ड। अब किस एनवायरनमेंट में जाइगोट एक्सपोज है या फिर कौन सा टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म कैरी करता है, उस पर डिपेंड करता है कि जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे होगी। In organism belonging to fungi and algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage। ठीक है, फंजाई में और एल्गी में जो जाइगोट है वो अपने आसपास एक थिक वॉल बना लेता है जो डेसिकेशन यानी कि पानी का लॉस नहीं होने देती, सूखता नहीं है, मॉइस्चर लूज नहीं करता, एंड कोई भी डैमेज नहीं होने देता जाइगोट। ठीक है, इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जोमिनेशन। जोमिनेशन होने से पहले, जाइगोट की जोमिनेशन होने से पहले वो क्या चला जाता है, पीरियड ऑफ रेस्ट पे चला जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन ऑर्गेनिज्म विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल
zygote divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid organism। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी पूरी लाइफ साइकिल ही हैप्लॉन्टिक होती है, तो जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा वो मियोसिस करके हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तो वो डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहता है, डिप्लॉयड ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब देखिए, zygote is the vital link that ensures the continuity of species between organism of one generation and the next। Every sexually reproducing organism including human being begin life as a single celled the zygote। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दोनों ही, या पैराग्राफ कह लो, जो लास्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम दी वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज zygote। ठीक है, एंड एक ऐसे सेल का नाम बताइए जो क्या नाम है, हर एक और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे स्टार्ट होती है, एक छोटे से सेल से, जाइगोट से। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। उसके बाद देख लीजिए, हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या बोलती है? एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब जो हमारा जाइगोट बना है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा जब डेवलप हो जाएगा। तो एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का एम्ब्रियो बनने का सफ़र इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करेगा जिसको माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस क्यों करेगा? ताकि जो जाइगोट है, डिप्लॉयड है, एक सेल है, वो अपने आप को नंबर में इंक्रीज़ करेगा माइटोसिस से। फिर सेल डिफ्रेंसिएशन करेगा। सेल डिफ्रेंसिएशन यानी कि जब सेल डिवीजन होगी, यानी कि अपने आप को नंबर में इंक्रीज़ कर लिया, तो वो जो सेल है वो हर एक सेल अपना एक अलग अलग फंक्शन पकड़ लेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन, यानी कि वो अब डिवाइड करना बंद करके एक पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो मैंने बताया, एंड सेल डिफ्रेंसिएशन हेल्प द ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल डिवीजन नंबर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, एंड सेल डिफ्रेंसिएशन क्या करेगा, जो सेल्स का ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, मॉडिफिकेशन होगी, उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड काम करना स्टार्ट होगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनेगा। लाइक जो लिवर सेल्स होंगे मिलके क्या बना लेंगे, लिवर, वो अपना खुद का काम करेगा। स्टमक के सेल्स स्टमक बना लेंगे, वो स्टमक अपना खुद का काम करेगा। ठीक है, तो सेल डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये होता है कि वो डिवाइड करना बंद करके अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड काम में, स्पेशली मॉडिफाई करके एक काम में उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस जो एग लेइंग करते हैं, एग ले करते हैं, ओविपेरस। विविपेरस जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर ओविपेरस। सॉरी, ओविपेरस को कौन से होते हैं, जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, एंड विविपेरस जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ह्यूमंस क्या है, ओविपेरस या विविपेरस? कभी देखा है किसी ह्यूमन को अंडे देते हुए? नहीं, वो यंग वन को प्रोड्यूस करता है, तो वो विविपेरस है। एंड बर्ड्स क्या है, बर्ड्स ओविपेरस है क्योंकि वो एग ले करती हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place outside the body and female parent or inside, whether they lay egg or unfertilized egg, or give young birth to young ones. In oviparous animals like reptiles and birds, the fertilized egg covered the hard calcareous shell। जो देखो आपने एग के बाहर का वाइटिश एरिया देखा होगा, वो हार्ड सा होता है ना, वो किससे बना होता है, कैलकेरियस शेल से। किससे बना होता है, कैलकेरियस शेल से। ठीक है, एंड आर लेड इन द सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में सेफ प्लेस पे उसको हम रख देते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, जब उसका सारा डेवलपमेंट का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है, तो उस अंडे को तोड़ के एक हैच आउट, यानी कि उस अंडे को तोड़ के उसके अंदर से निकलता है एक यंग वन। ऑन दी अदर हैंड, विविपेरस एनिमल में मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, तो जो जाइगोट है वो यंग वन में डेवलप होता है इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म। After attaining a certain stage of growth, young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of proper embryonic care protection, chances of survival of young ones are greater in the viviparous organism। देखिए होता क्या है इसमें कि जो लार्ज नंबर ऑफ वो हैं मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग भी इंक्लूड होते हैं, वो
वो क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल डेवलपमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विविपेरस। वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या होता है, जो जाइगोट है वो अंदर ही अंदर डेवलप करता है, सेल डिवीजन करता है, डिफ्रेंसिएशन करता है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो डेवलप होने के बाद बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इन ग्रेटर इन विविपेरस। विविपेरस में फीमेल बॉडी के अंदर होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है इन्वायरमेंट से, प्रीडेटर्स से, ठीक है। और उसको क्योंकि डायरेक्टली मदर की बॉडी से ही न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, केयर मिल रही है, तो इस वजह से उसके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, in flowering plants zygote is formed inside the ovule after fertilization. The sepals, petals, stamens of the flower wither and fall off. यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जितने भी फ्लावर्स आसपास होते हैं, फ्लावर यानी कि जो सेपल्स है ना, कलरफुल पार्ट्स होते हैं, पेटल्स जो पत्तियाँ होती हैं नीचे छोटी छोटी है ना, वो सारी की सारी गिर जाती हैं, ठीक है। ओके, द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। लेकिन जो पिस्टल है वो प्लांट से अटैच रहती है, बिकॉज उसके अंदर क्या होना है, डेवलपमेंट होनी है जाइगोट की। जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। अब जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगी, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी, और जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट होगी। जो पेरिकार्प है वो फ्रूट उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट वॉल पेरिकार्प, ठीक है। दैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन। देखिए, जो हमारा ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा जाइगोट था वो एम्ब्रियो में, देखो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, एंड ओवरी की जो वॉल होती है वो किस में, पेरिकार्प में कन्वर्ट होगी। और पेरिकार्प क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, यानी कि जो आउटसाइड इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी उससे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और फेवरेबल कंडीशंस के अंडर जो सीड है वो डिस्पोज हो जाएगा और न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। देखिए ये न्यू प्लांट बन रहे हैं। अब इसमें क्या शो कर रखा है एनसीईआरटी ने कि कौन सा सीड है और कौन सी पेरिकार्प। देखिए ये हमने मटर तो छीले होंगे, मटर खाए होंगे घर में, सो ये मटर का प्लांट, वो मटर है, तो ये जो गोल गोल हम खाते हैं सीड, ये सीड्स होते हैं, और जो बाहर की वॉल होती है दिस इज़ पेरिकार्प। ऐसे ही दूसरा ये देखो, इसमें ये जो अंदर ये होल गोल गोल दिख रहे हैं दिस इज़ सीड, एंड जो बाहर की लेयर है दिस इज़ पेरिकार्प, ठीक है। तो ऐसे ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एंड फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करवाऊँगी, ठीक है। चलिए समरी पढ़ लेते हैं, फटाफट से अपना सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। देखिए समरी क्या बोलती है। रिप्रोडक्शन एनेबल्स अ स्पीशीज़ टू लिव जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना, हमारी जो स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी है वो कैसे मेंटेन रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे मेंटेन रहती है, रिप्रोडक्शन की वजह से। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, गैमीट फ्यूजन नहीं होती, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूजन होती है। Asexual reproduction does not involve the fusion of gamete. It is common in organisms having relatively simple organization such as fungi, algae and some invertebrate animals. ठीक है, उसके बाद देखिए the offspring produced formed by the asexual reproduction are identical to each other. यानी कि जो आपस में बनते हैं, आपस में asexual reproduction के बाद आपस में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो भी आइडेंटिकल होती हैं, क्लोन होती हैं, एंड वो जो डॉटर सेल्स है वो पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होती हैं, क्लोन होती है। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अमीबा का, तो वो डिवाइड करेगा इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। जो डॉटर सेल जो हैं ये आपस में भी क्या है, क्लोन है, और पेरेंट्स से भी क्या है, क्लोन है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन आती मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरफ से ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट, जूस्पोर्स, कोनिडिया एटसेट्रा आर मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन सेवरल एल्गी एंड फंजाई। जूस्पोर और कोनिडिया
एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एल्गी और फंजाई में बनते हैं, ठीक है। अच्छा, बडिंग द एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आर कॉमन एसेक्सुअल मेथड सीन इन लोअर एनिमल्स। बडिंग किसके अंदर होती है? हाइड्रा के अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है, ठीक है। जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्ज के अंदर होती है, ये हम पढ़ के आए हुए हैं, है ना। एक बार एनसीईआरटी को हम क्विकली रिवाइज तो कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बिकॉज टेक्स्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन एंड बाइनरी फ्यूजन ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल होता है, इनमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, तो इसमें जो सेल डिवीजन है वो खुद में ही क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स स्ट्रक्चर सच एज रनर्स, सकर्स, राइजोम्स, ट्यूबर, ऑफसेट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल मेथड था किसमें? प्लांट्स के केस में, ठीक है। हमने पढ़ा था राइजोम कौन कौन थे? राइजोम कौन कौन थे? बनाना, जिंजर, ठीक है। सकर, ट्यूबर, ऑफसेट हमने देखा था, है ना। रनर्स भी देखे थे हमने, ग्रास देखे थे, सकर्स, ट्यूबर्स, ये सारी। ऑफसेट किसका? इकॉर्निया। ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या था? इकॉर्निया, है ना। वाटर हायासिंथ क्या था? टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि वो बहुत इन्वेजिव वीड है, फटाफट से पूरे स्टैंडिंग वाटर में, रनिंग वाटर में नहीं मिलती, वो स्टैंडिंग वाटर में फैल जाती है, जिसकी वजह से जो फिशेज़ और अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि वाटर के अंदर से ऑक्सीजन ड्रेन कर लेती है और बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता डायरेक्ट ऑक्सीजन का। इस वजह से जो फिशेज़ है वो मर जाते हैं फाइनली। एंड आपको पता ही है बंगाल में कितना ट्रेंड है फिशेज़ का, तो इस वजह से उसको बोल दिया टेरर ऑफ बंगाल। उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र के बाद फ्यूजन होगी। It is a complex, slower process as compared to the asexual reproduction. Most of the higher animals reproduce almost entirely by sexual method. Events of sexual reproduction may be categorized into pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event. देखिए होता क्या है, हमारा जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में या हायर एनिमल्स में ये होता है, ठीक है, सेक्शुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्शुअल मेथड जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले सेक्शुअल मेथड को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन तीनों पार्ट्स में हमने इनको क्या किया है? डिफ्रेंशिएट किया, कैटेगराइज किया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होती है? गेमीटोजेनेसिस, गेमीट फॉर्मेशन एंड गेमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में दोनों जो गेमीट ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कि मेल वाला और फीमेल वाला जो गेमीट है वो फ्यूज़ करके क्या बना देगा? ज़ाइगोट। क्या बना देगा? ज़ाइगोट। दिस इज़ फर्टिलाइजेशन। एंड पोस्ट यानी कि बाद में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है? ज़ाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस ज़ाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये मैंने बता दिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड गेमीटोजेनेसिस, गेमीट ट्रांसफर, वाइल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनिज्म में भी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं एंड यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। सेक्सुअलिटी इन प्लांट इज़ वेराइड, पर्टिकुलरली इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअलिटी है प्लांट्स की वो बहुत वरी करती है, ठीक है। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स टाइप ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स आर डिफाइंड एज मोनोशियस एंड डायोशियस। प्लांट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एज मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस यानी कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक में ही प्रेजेंट हो, एंड डायोशियस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग हो, यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। गेमीट्स, अब गेमीट्स की बात करते हैं। देखिए, गेमीट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, usually are direct produced by meiotic division except in haploid organism where gametes are formed by mitosis, है ना। अगर
देखो गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। अगर वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं तो माइटोसिस से बनेंगे, माइटोसिस। अगर कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं तो वो बनेंगे मीओसिस से, लेकिन बनेंगे हमेशा एन, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या बोलती हूँ आगे। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इज एन एसेंशियल इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, रिलेटिवली ईजी इन बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल एनिमल, इट अकर्स कॉपुलेशन और साइमल्टेनियस रिलीज एंजियोस्पर्म्स में। स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन इंश्योर्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विच कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। देखिए जो ट्रांसफ़र है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में कॉपुलेशन से होता है। कॉपुलेशन यानी कि मेल को फीमेल की बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना होता है गैमीट को। लेकिन अगर वाटर करंट के थ्रू जा रहा है तो जो क्या नाम है वाटर करंट के थ्रू जाता है, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि जो उनकी पॉसिबिलिटी है फ्यूजन की वो बढ़ सके। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स है उनके पास एक स्पेशल प्रोसेस है, क्योंकि सीडेड प्लांट है तो वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब बनाएंगे और उसके थ्रू क्या बन जाएगा, जो मेल गैमीट है वो कहाँ जाएगा, फीमेल गैमीट के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमीट। सिंगैमी में अकर आइदर एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म और इंटरनली इनसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म। बाहर भी हो सकता है, जो फर्टिलाइजेशन है बाहर हो सकती है, जैसे वाटर करंट्स के अंदर हुआ था, है ना, और बॉडी के अंदर भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हुआ था, है ना। सिंगैमी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट सिंगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। जाइगोट अपनी फॉर्मेशन के बाद ही डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, सेल डिवीजन करता है ताकि अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सके, एंड सेल डिफ्रेंसिएशन होती है ताकि बहुत सारे सेल्स जो है क्या कर सके, अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर सके। एनिमल्स में भी आइदर ओविपेरस विविपेरस एग लेइंग भी हो सकते हैं और यंग वंस को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विविपेरस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्रोटेक्शन ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनके अंदर जो मैटरनल केयर है वो भी होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। ओव्यूल्स सीड में डेवलप हो जाते हैं। जो फ्रूट वॉल होती है वो पेरिकार्प में ओव्यूल की वॉल पेरिकार्प में डेवलप हो जाती है, एंड जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। सो इनसाइड द मैच्योर सीड इज़ द प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि मैच्योर सीड के अंदर एक प्रोजेनाइटर होता है, ठीक है, एम्ब्रियो, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। सो दैट्स, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।